नौजवानों, तुम्हारे वालिदैन अगर मना करते हैं तो मेरे पास मत आना, उन वालिदैन के कदमों में बैठ जाना। मैं तुम्हें आज एक वसीयत करना चाहता हूं, अगर इस हक की राह में मेरी जान चली जाए, मुझे कोई मार दे, तुम पर कसम है कि तुमने किसी से बदला नहीं लेना है। पहली दफा एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तलाशी ली जा रही है, पहली दफा। और जब तलाशी शुरू हुई तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आई। पहले तो कतरी आ गया सामने। मेरे पाकिस्तानियों, ये जरूरत है कि ये जो पनामा का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, MQM के बतन से जन्म लेने वाली पाक सरजमीन पार्टी ने अपने क़याम के 1.5 माह के बाद पहला जलसा तो किया, लेकिन वो अवाम को अपनी जानिब खींचने में नाकाम रही। लेकिन इसके बाद मुताद्दिद जलसों में अवाम ने मुस्तफ़ा कमाल का भरपूर साथ दिया, चाहे वो कराची का मैदान हो या हैदराबाद का पक्का किला ग्राउंड। लेकिन अभी भी कराची के अवाम मुस्तफ़ा कमाल के शाना बशाना उस तरह नहीं खड़े जिस तरह वो MQM के साथ होते थे। पाक सरजमीन पार्टी क्या MQM में कोई वाज़े दरार डालने में कामयाब हो गई है या नहीं, इसका फैसला तो आने वाले आम इंतखाबात ही करेंगे। शराब नोशी से लेकर रॉ से ताल्लुकात की जो कहानी MQM की पाक सरजमीन पार्टी के लीडरों ने बयान की है, वो तो लोगों को याद हो चुकी है, इन्हें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पर सिर्फ राय कायम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब किसी बात पर यकीन आने लगे तो राय कायम नहीं की जाती। जबकि MQM की जो मकामी क़यादत है पाक सरजमीन पार्टी से खैफ नजर नहीं आती, वो इसे बच्चा पार्टी करार देती है। लेकिन इस बच्चा पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने आज तिब्बत सेंटर में बड़ी तादाद में आवाम को इकट्ठा किया और अपने मुतालिबात पेश करते हुए हुकूमत को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया। लेकिन अगर मुतालिबात मंजूर ना हुए तो क्या मुस्तफ़ा कमाल भी धरनों की सियासत की जानिब ही जाएंगे? एक हकीकत तो ये भी है कि MQM माजी में सख्त तरीन बहरानों से गुजरी है, कराची में एक बड़े ऑपरेशन का सामना भी किया है, लेकिन आज भी वो कायम है। पाक सरजमीन पार्टी कराची में MQM के खिलाफ सामने तो आई है, लेकिन अभी इस बात का अंदाज़ा करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि पाक सरजमीन पार्टी MQM हकीकी साबित होती है या इसमें कोई दमखम भी होगा। लेकिन हम इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेर सकते कि पाक सरजमीन पार्टी एक नौज़ायदा सियासी जमात से एक मजबूत सियासी जमात बनकर सामने आ सकती है, जो कराची में MQM ही नहीं बल्कि PTI के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है, जिसके वोटर्स और कुछ सपोर्टर्स में भी इजाफा हुआ है। किस तरह के बड़े चैलेंजेस का सामना है PSP को, इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर एहतजाज करने की बजाय जमहूरियत को बचाने पर तुली हुई है, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस वक्त अपने तंजीमी मसाइल में घिरी हुई है। और ऐसे में तहरीक इंसाफ ने पहले इंतखाबात में धांधली पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अब पनामा लीक्स के इंकशाफात के बाद हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। और यह एहतजाज सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत के खिलाफ PTI खड़ी है। तहरीक इंसाफ ने पहले तो तहरीक एहतसाब के नाम से पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में रैलियां निकाली। उसके बाद फिर 30 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह रायविंड में जाती उमरा तक मार्च भी किया। उसके बाद फिर नवंबर में मुमकिन धरने से हुकूमत के होश उड़ाने के बाद हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देने पर भी PTI ने ही हुकूमत को मजबूर किया। अब तहरीक इंसाफ का जो सारा जोर है ये अवामी राब्ता मुहिम पर है। ये अवामी राब्ता मुहिम किस हद तक कामयाब होगी, और सबसे बढ़कर ये कि क्या इंतखाबात में हम पल्ला मुकाबले या कामयाबी के लिए कुछ बड़े काम भी करने हैं PTI को, जैसे कि वो इलेक्टोरल जो मशीनरी है इस पर तवज्जो PTI नहीं दे रही है। एक आम सवाल ये भी पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की तरजीहात में सियासी कारकुनों को मुनज़्ज़म करना भी होना चाहिए, ये भी नहीं है। नाराज़ धड़ों से मुज़ाकरात होने चाहिए जो अभी तक नहीं हो रहे, और सबसे बढ़कर तंजीमी जो ढांचा है इसकी तश्कील पर क्या PTI को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में कराची से सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और PSP से हमारे साथ होंगे रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। इकराम सहगल साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ।
आपने देखा आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो पीएसपी ने जो इश्यूज रेस किए वो एक आम आदमी के इश्यूज थे। सेहत होनी चाहिए, लोगों को तालीम मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, करप्शन के इश्यूज, ये सारा वो एजेंडा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 में भुट्टो साहब ये लेकर चले थे। पिछले जो 2 टेन्योर गुजरे हैं हुकूमतों के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, ये मसाइल तो इनको हल कर देने चाहिए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप समझते हैं कि ये लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एजेंडा लेकर आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह मैंने कहा लेकर आई थी, और ये लोगों को अपनी तरफ खींचने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे पीएसपी? देखिए, सबसे पहली बात ये कि एजेंडा जो था वो पीपल्स पार्टी का वही था, एमक्यूएम का भी वही था, और लगभग अगर आप देखें पीटीआई का या सबका एजेंडा मोर और लेस 19-20 का फ़र्क होता है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर बनता है पर्सनैलिटीज़ का, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एमक्यूएम की कंप्लीट हावी थे। अगस्त 23 तक आप ये कह सकते हैं कि वो हावी थे। अगस्त 23 की स्पीच के बाद जो ये टूटा है पार्टी, और उसके बाद जो जोर पकड़ी है, तो ये ग्रेजुअल जो वो है कि पास्ट रह गया है अल्ताफ़ हुसैन के साथ, और थोड़ा प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली sands of time that shifted towards Mustafa. Now naturally Mustafa Kamal. Now naturally लोग यहाँ पे जो कराची में नहीं रहते वो समझते नहीं है कि क्या, वो समझते हैं कि जी देखिए ये सिंबॉलिक एक तिब्बत सेंटर वाला जो रैली होता है सिंबॉलिक होता है, खाली तिब्बत सेंटर नहीं, ये आप देखें कि पूरा, अगर आप देखें जो पुराना बंदर रोड जिसको कहते थे वो कंप्लीट एमए जनरल रोड कंप्लीटली वो सी ऑफ पीपल था, और उसके साइड लेन्स वगैरह सब में जो जहाँ तक हमने देखा और जो हमें पता चला है, तो एक्चुअली बहुत, और जोश बहुत था। ये नहीं कि खाली रैली था, रैली के अंदर रैली बहुत होते हैं, रैली के अंदर देखना होता है कि रैली के अंदर जोश फरोश क्या है, तो जोश बहुत था। और आप ये देखें, ये ऐसा इलाका था जहाँ पर एमक्यूएम के खिलाफ चूटी भी नहीं हो सकता था। आप छोड़ें पीपल्स पार्टी तो लियारी में और मलीर में होता था, पीटीआई ने ज़रूर इमरान खान साहब ने बीच में जोर किया था, लेकिन आई थिंक इमरान खान साहब की जो यहाँ के लीडर थे सिवा आरिफ अलवी जो साउथ में जैसे डिफेंस एरिया वगैरह वहाँ पर हावी थे, बाकी जो एरिया थे वहाँ पर वो इतना कामयाब नहीं हो सके। तो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि जब तक इंतखाब नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी हावी है नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ राइटिंग इज ऑन द वॉल फॉर द ओल्ड एमक्यूएम। आई थिंक वो मुस्तफ़ा कमाल हैज़ क्रॉस्ड दैट रूबिकॉन, एंड आई थिंक द एडवांटेज नाउ इन हिज कोर्ट। एंड इसमें कोई शक नहीं, मुस्तफ़ा कमाल यूथफुल हैं, मुस्तफ़ा कमाल की इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में काम किया है, मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है जी। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई शक नहीं है। और मैं खुद ज़ाती तौर पर मैं आपको यह बताता हूँ कि जितने भी एमक्यूएम के लीडर्स हैं, बाकी को तो मैं इतने अच्छी तरह नहीं जानता, तो मुस्तफ़ा कमाल को थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा जानता हूँ। मैंने इस तरह का आदमी नहीं देखा जिस तरह ये काम करता है ये आदमी, और जिसकी सिंसेरिटी है। तो आई थिंक वो जो वही सिंसेरिटी इमरान खान में भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट आई थिंक बात वही ना, ये सब इंतखाबात में ही पता चलेगा। बात बिल्कुल जफर हिलाली साहब, इंतखाब के अलावा शाजिया इंतखाब के अलावा आप देखें जो ग्राउंड की रियलिटीज है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। रैली तो हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, but the enthusiasm in the rally you cannot create that. You have to really, that has to be spontaneous. हिलाली साहब, कितना बड़ा जलसा था एमक्यूएम के लिए, कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है पीएसपी? देखिए, हैदराबाद के बाद उनको मेरे ख्याल में एक बड़ा इम्प्रेसिव जलसा करना था, इसलिए कि हैदराबाद इतना सक्सेसफुल फ्रैंकली नहीं था। तो ये जो जलसा था वाज वेरी इम्प्रेसिव, ये बिल्कुल, ये तो देयर इज़ नो डाउट। माने कि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत, और मेरे ख्याल में पैसे भी बड़े लगे होंगे, तो उनके कोई बैकर्स भी हैं ठीक ठाक किस्म के। तो स्पीच भी इम्प्रेसिव था, स्पीच भी बड़ा अच्छा था उनका। मेरे ख्याल में, मैं इकराम सहगल कह रहे हैं कि लोग एंथुसियास्टिक थे, हो गए स्पीच के बाद शायद, इसलिए कि स्पीच के पहले जो मैं क्लोजअप्स देख रहा था वो कुछ वो जोश और वलवला उनमें नहीं था जो मिसाल के तौर पे पीटीआई के डेमोन्स्ट्रेशंस में होते हैं या एक ज़माने में जो एमक्यूएम के डेमोन्स्ट्रेशंस में होते थे। मगर देखिए शाजिया, माफ़ करिए, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, उसका क्लेम अभी बेहतर हो गया है टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द उर्दू कम्युनिटी कराची में, किससे 70 से कुछ बेहतर हो गया। मगर साथ साथ मैं कहूँगा कि
वीजा वी द पीपीपी इनका जो क्लेम है ना, ये अभी तक देखिए, पीपीपी तो इतनी खुश है कि एमक्यूएम का वोट बैंक टूट गया। पीपीपी इतनी तो खुश इसका है, फायदा पीपल ये सोच रहे हैं कि उनको होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, ये सोच रहे हैं वो। एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं कि पीपीपी को होगा, और कुछ हद तक हुआ है। देखिए, खौफ खुदा तो पीपीपी का नहीं है ना, तो पीपीपी का क्या खौफ है? एक था रेंजर्स का, वो कोशिश कर रहे हैं शायद या विटल डाउन करने, पावर्स डिले कर रहे हैं। एक होता है नैब का, उसमें भी आपने देख लिया है किस किस्म की हरकतें, पुलिस चेंज करते हैं, जेआई रिपोर्ट्स चेंज होते हैं। वो निसार मोराई या क्या उनका नाम है, आसिम, उसको भी छुटकारा मिल रहा है और मिलेगा। मगर पॉलिटिकली उनको खौफ क्या था कि एमक्यूएम का एक सॉलिड ग्रुप होता था, पीएमएल फंक्शनल लिखा, और पीएमएल वो खत्म हो गया है। आप समझ गए? तो वो बड़े खुश हैं, और इस दौरान उन्होंने पावर्स भी ले लिया है। ये अब मुझे पता है कि आप बात में ये आप कहेंगे क्या ये जो बिजली का आपने जिक्र किया है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उन्होंने इस दौरान जो पावर्स लोकल गवर्नमेंट के होने थे उन्होंने वो ले लिया, उनके हाथ में वो आ गया। तो अब ये बेचारा क्या करेगा? जैसे मैंने पहले कहा, कब्रिस्तान है साफ करें। सही, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अहम इशू पर बात करेंगे, वो ये है कि मुहाजिर का वोट है, इसके लिए 3 पार्टीज जो हैं वो एफर्ट कर रही हैं। वो है एमक्यूएम लंदन है, एमक्यूएम पाकिस्तान है और पीएसपी है। लेकिन इस मुहाजिर वोट के लिए कौन सी जो पार्टी है वो ज्यादा स्ट्रांग है? एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब। 2018 के इंतखाबात में मुहाजिर वोट किसकी जानिब जाएगा, जिसके लिए 3 पार्टियां मेहनत कर रही हैं, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा, एमक्यूएम लंदन है, पाकिस्तान है और पीएसपी। गुड क्वेश्चन। अब किसके पास जाएगा? देखिए शाहजहा, किसके पास जाना चाहिए, माने कि किसके पास है फेडरल सपोर्ट। माने फेडरल सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट, नो। फेडरल सपोर्ट के माने हैं दूसरे जो पंजाब, फ्रंटियर, ये वो किसके साथ जाना चाहते हैं? जाहिर है वो कमाल के साथ जाना चाहते हैं। जाहिर है वो उन पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ, उस सेगमेंट के साथ जाना चाहते हैं जो प्रो पाकिस्तान है, नॉट प्रो अल्ताफ। लेकिन अब तो एमक्यूएम जो पाकिस्तान है वो तो अलग है ना अल्ताफ हुसैन से। दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएं, बिटवीन सत्तार और कमाल कौन ज्यादा प्रो पाकिस्तान लगता है? मेरे ख्याल में कमाल लगता है। इसलिए कमाल का जो ब्रेक है वो तो फाइनल है, कंप्लीट है, और वो एक लिहाज से अब्यूसिव ब्रेक है। 22 तारीख से 30 तारीख तक मैं आपको बता दूं, अगस्त में एमक्यूएम लंदन जो है वो तो सत्तार की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लग रहा था ऐसे। अब वो टूट गया है, मैं नहीं कहता हूं अब वो कर रहे हैं, वो टूट गया, मगर लगता ऐसा था। तो थोड़ा सा उनकी जो थी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एमक्यूएम लंदन, मगर कमाल का कभी नहीं। वो तो कहते हैं कमाल तो ही केम बिकॉज ऑफ दैट। तो एक दूसरा, एनर्जेटिक कौन है, कैरिस्मेटिक कौन है, डूअर कौन है, किया क्या है? माफ करिए सत्तार साहब, आई लाइक हिम, अच्छा आदमी है, थारा जेंटलमैन है, मगर परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक कमाल इज बेटर। ये आप इनके माजी को एज एन मेयर देख के बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस, यस ऑफ कोर्स। और इफ यू, जैसे फिर मैं कहता हूँ, चले भाई खुदा के लिए ब्रेक करें अल्ताफ हुसैन के, उसकी पार्टी को भूला, यही एक आदमी है जो कर। तो मुझे लगता ऐसा है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि बड़ा अंदरान से काम होता रहेगा। एमक्यूएम लंदन तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ना, काम करेंगे, मगर या मिरेकल हैपन्स, अ गुड मिरेकल, और वो है कि सत्तार खुद ज्वाइन कर ले इनको। सही, मगर सत्तार इज वेरी सीनियर, क्या वो इसके अंडर कमाल विल ही वर्क? आई डाउट इट, नहीं कर सकते। आई डाउट इट। बड़ी दफा ऑफर भी जा चुकी है। योर एनालिसिस इकराम सहगल साहब, जो मुहाजिर वोट है ये किसकी जानिब जाएगा? देखिए, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि मुहाजिर वोट कमाल के लिए जाएगा, और एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन किया। लेकिन एक और फैक्टर है जो आप लोग को दूर से समझ नहीं आती है, वो ये है कि मुस्तफा कमाल ने एक कंसर्टेड एफर्ट बनाया है आफ्टर कॉलिंग इट पाकिस्तान, नेमिंग इट द पाकिस्तान पार्टी एंड ऑल, दैट ही इज रीच्ड आउट टू अदर कम्युनिटीज़। और अदर कम्युनिटीज़ के अंदर आपको याद होगा कच्ची पहाड़ी जहाँ से गोली बरसाते थे मुहाजिरों के ऊपर पहाड़ से, वहाँ पर इन्होंने जलसा किया है। ये मलीर में गए, वहाँ जलसा किया है। लियारी के अंदर गए, वहाँ जलसा किया है।
पहले MQM के यहाँ पर कामयाब जलसे नहीं होते थे, और जलसे तब हुए थे जब नबील गबोल ने इनको ज्वाइन किया था MQM को। तो सिंपल बात यह है कि ही हैज़ रीच्ड आउट टू ऑल कम्युनिटीज़। और देखें यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है पंजाबियों की, यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी और नेशनलिटी अदर देन पठान एंड सिंधी एंड मुहाजिर डोमिनेंट कम्युनिटीज़, तो उनका भी बोलते हैं ग्रेट साइलेंट वोट है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद एम्बेसडर साहब हिलाली साहब अबाउट हैदराबाद। जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, जो मैंने देखा है, हैदराबाद का इनका बहुत बड़ा जलसा हुआ था। हैदराबाद मीरपुर खास को चाहिए तो MQM भूल जाए, वहाँ भूल जाए फारूक सत्तार साहब और MQM लंदन वंडन, वहाँ पर आप भूल जाए, वो तो कमाल टेरिटरी ऑलरेडी है। देखना यहाँ पर है कि यहाँ पर किस तरह वो करते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि एज द इंतखाब नज़दीक आती है, ये और भी लोग इनकी तरफ आएंगे, क्योंकि इंथुजियाज़म जो है वो इनकी तरफ शिफ्ट कर, ये बैलेंस ऑफ बोलते हैं ना, द बैलेंस ऑफ एनर्जी विच एम्बेसडर साहब हैज टॉक्ड अबाउट हैज शिफ्टेड टू देम। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुस्तफा कमाल हैज रीच्ड आउट टू अदर कम्युनिटीज which is very, very important for Karachi. People think that Karachi is just the thing. The Muhajirs make only 40% of the Karachi population, 35 to 40%. बाकी दूसरे communities हैं, सिंधी है, पठान हैं, वगैरह। ANP has virtually done nothing. हाँ, ANP पंजाबी बहुत बड़ी community है, but they are not united against this thing. They go and vote with mostly with the Muhajirs. So ये लोग नहीं समझते कि अब ये जो है ना, ये जो एरियाज में आप देख रहे हैं कि एक ग्राउंड स्वेल आ रहा है इनके लिए। और मुझे कोई शक नहीं है जी, मैं बहुत दिन से कहता रहा हूँ, पहले दिन से भी कहता रहा हूँ कि मुझे कोई लेकिन आप समझते हैं कि PSP को अब कराची और हैदराबाद से बाहर भी निकलकर लोगों को अपनी तरफ जो है ना वो मतवज्जे करना चाहिए? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज इफ ही हैज टू रीच आउट, ही हैज टू शो हिज प्रेजेंस इन सक्खर में और वहाँ पर अदर प्लेसेस सिंध। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि PPP का बड़ा होल्ड है इंटीरियर सिंध में। और रिसेंटली ये भी हुआ है कि वो शुगर मिल के वाक़ियों से आपको पता है कि उन्होंने ये किया था कि पुलिस पोस्ट लगा दिए थे और शुगर केन नहीं जाती थी मिलों से। तो अच्छे जो PMLN के लीडर्स थे, PMLF के लीडर्स थे, उनको फोर्स किया गया ज्वाइन करने के PPP को। तो ठीक है, ये हरबे कर लेंगे। इकराम सहगल साहब, रजा हारून PSP के रहनुमा वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। रजा हारून साहब, इसमें कोई शक नहीं जो करारदाद के आपके पॉइंट्स हैं, जो मुतालिबात हैं, एक आम आदमी से जुड़े हैं। एक आम आदमी का कंसर्न है, आम आदमी को तालीम भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, साफ पानी भी चाहिए, अच्छा उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, सब चाहिए। हम बात कर रहे हैं वो एजेंडा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 1970 में दिया था। लेकिन आपने जो एक आम बात है, जो 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सालों के मसाइल 30 दिन में कैसे हल होने की, हल करवाने की आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं? अगर ये नहीं होते तो फिर ऑल्टरनेट क्या है आप लोगों के पास? अगर 30 सालों से नहीं हुए और आगे 30 दिन में भी अगर इन कामों का आगाज नहीं होगा तो फिर तो मैं और आप बहुत ही बेवकूफ लोग हैं, दोबारा इनको वोट दे देते हैं। हमें यही तो बात साबित करनी है कि जो हमने आज मुतालबात किए हैं वो बुनियादी आईनी कानूनी जिम्मेदारियां रियासत और मुमलिकत की, हमने उनको याद दिलाया है, हमने कोई नई बात नहीं करी है जी। तो अगर 30 साल से ये नहीं हुआ तो ये लाजमी है, जरूरी है कि 30 साल भी हम भुगतें। अवाम के हकूक गारंटीड है पाकिस्तान के आईन में और उसको मुहैया करने की जिम्मेदारी है रियासत पाकिस्तान मुमलिकत की, जिसका जो ऑर्गन है गवर्नमेंट, उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है। इसमें कौन सी नई बात? लेकिन लगभग तमाम सियासी जमातों का एजेंडा यही रहा है। आप देखें फिर भी उसके बावजूद जी रजा हारून साहब, एजेंडा होगा पाकिस्तान के लोगों की बात ही करेंगे ना। जी मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मैं बात ये कर रही हूँ, करप्शन की बात आपको पता है PTI भी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है, लोगों को बुनियादी सहूलियात देने की बातें तमाम जमातें करती है। सवाल मेरा ये है कि फिर उसके बावजूद भी कभी इक्तदार में मुस्लिम लीग नून आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, जिस तरह कह रहे हैं कि 30 सालों से ये मसाइल हल नहीं हुए। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि 30 दिनों में तो मसाइल नहीं हल होंगे, ये 30 सालों के जो आप बता रहे हैं, उसके बाद ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? उसके बाद एक बाकायदा एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। अगर 30 सालों से लोग इनको मुंतखब करते हैं तो इसको आप अपनी किस्मत और फेट समझ के कबूल कर लें और उसकी आदत डाल लें फिर आप किसी तरह जिंदा रहने की। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में तब्दीली और बेहतरी आनी चाहिए तो फिर आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस पेश करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको सड़कों पे भी निकलना पड़ता है और पुरअमन जमहूरी एहतजाज का हक भी इस्तेमाल करना होता है।
वरना इसको अपना फेट समझ के इसको कबूल करके आइंदा इन इश्यूज पे टीवी प्रोग्राम ना करें, करप्शन को ना बुरा कहें, अवाम के सहूलियात जो बेसिक नीड्स हैं उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी है क्या? तो बहुत बुनियादी बातें हैं ये तो, और सियासी जमात को करनी ही करनी है, और सियासी जमात को इन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट पर दबाव भी डालना है। जी बिल्कुल, डिलीवर भी करना है। रज़ा हारून साहब, ब्रेक से पहले मेरा आपसे आखिरी सवाल, अब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि इसके बाद कहीं जलसे नहीं होंगे, लाहे अमल का हम ऐलान करेंगे, तो अभी मैं इकराम सहगल साहब से भी एक सवाल पूछ रही थी कि क्या अब पीएसपी को अब कराची और हैदराबाद से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वहां जलसे करके लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे नहीं करना आप लोगों को? हम कराची हैदराबाद से बाहर ऑलरेडी निकल चुके हैं, ड्यू रिस्पेक्ट। बड़े जलसे जिस तरह आज आप लोगों ने एक बाकायदा एजेंडा दिया है लोगों को। मैं बड़ा खुश हूँ, वैसे आई एम वेरी हैप्पी। आपसे भी इकराम सहगल साहब, मेरा बहुत उनका एहतराम का रिश्ता है, वैसा सफर साहब के मैं बहुत खुश हूँ। आपके इन सवालात मुझे इतना खुश कर दिया है कि आपने 1 साल की पार्टी से इतनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। यही वो उम्मीद है, यही वो होप है। इंतखाबात में भी 1 साल रह गया, इंतखाबात में भी 1 साल रह गया। इंतखाबात इज नॉट इम्पोर्टेंट, जीत के कोई भी आए, अवाम का प्रेशर इतना होना चाहिए कि वो जीत के जो भी आए वो ये सर्विस अगर प्रोवाइड कर दे तो मैं और आप तो खुश होना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब आपका। हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामद, आप कुछ कहना चाह रहे थे अरुण? मैं ये कहना चाहता था शाजिया कि 70 साल में पानी बिजली ये कुछ नहीं आया है। ये कैडेट कॉलेजेस डिमांड कर रहे हैं, जब मेरे ख्याल में वोकेशन सेंटर्स डिमांड करना था लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए, ये चाहिए कराची में, नॉट ओनली कैडेट कॉलेजेस। कैडेट कॉलेजेस भी अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्लान, तुम कैसे ये सब चीज़ करोगे अगेंस्ट अ गवर्नमेंट जो नहीं करना चाहती, तुम्हें पावर्स नहीं देना चाहती है और नहीं दे रहे हैं वो पावर। जो भी तुम कह दो, वो कहते हैं सिंध में हम मेजॉरिटी में हैं, कराची को लोकल गवर्नमेंट पावर्स फिर नहीं देंगे, इसलिए उधर पैसे भी है उधर पावर भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये किस किस्म का प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। हाँ चलो मैं भी शरीक होऊंगा मिसाल के तौर पर एज अ कराची आइट, कि आप डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, आप स्ट्राइक्स करेंगे, आप सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, आप कराची को रोकेंगे। खुदा के लिए तकरीरों से नहीं होगा, 2-4 इससे नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं तुम क्या करोगे जो अब तक कोई और पार्टी नहीं किया है, इन लोगों को हमें एज अ कराची आइट हमारा हक देने, टू क्लीन वाटर, बिजली, पानी, तालीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या करोगे? एक बात बड़ी अजीब लगती है इकराम सहगल साहब, जब सियासतदानों से पूछें कि इलेक्शंस आने वाले थे, कहते हैं इलेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि भी रज़ा हारून साहब ने कहा, ये जरूरी नहीं है भाई। अगर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इक़्तिदार में आए बगैर जिन मसाइल की बात कर रहे हो, हल कैसे करोगे? वो जो एजेंडा लेकर आ रहे हो, प्रोग्राम लेकर आ रहे हो, इक़्तिदार में नहीं आओगे, उस प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? बिल्कुल ठीक बोलती हैं शाजिया, इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इलेक्शंस के बाद वो गवर्नेंस जो होती है वो गवर्नेंस वही करते हैं जो इलेक्शन के साथ होते हैं। और जिस तरह अभी बादशाह साहब भी कह रहे थे कि देखिए उनने अपने रूल्स चेंज कर दिए। देखिए बुनियाद जो है डेमोक्रेसी की, बुनियाद जो है डेमोक्रेसी की वो लोकल गवर्नमेंट होती है। दैट इज़ द स्टेक होल्डर्स मस्ट हैव अ से इन देयर ओन कम्युनिटीज़। और आप कम्युनिटी लेवल पर आप उनको हक नहीं देते और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं इन द असेंबलीज। दिस इज शेयर नॉनसेंस, इट इज़ अ हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है जी। और आप ये बात याद रखिए कि असेंबलीज को कोई हक नहीं है कि फंड्स करना, फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। स्पेंडिंग इज द जॉब ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। द लोकल कम्युनिटीज़ मस्ट डिसाइड कि जी मुझे पानी, बिजली, जो भी चीज़ चाहिए, रोडें चाहिए, सीवेज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए, जो भी करते हैं वो उनको लोकल कम्युनिटीज़ के एट द लेवल होता है। तो बात ये है कि जी देखिए ये हमारी डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी है। और उस डेमोक्रेसी में डिसफंक्शनल इसलिए है कि इट इज़ फ्यूडलिज्म, इट इज़ प्योर एंड सिंपल फ्यूडलिज्म। फ्यूडल तो कभी नहीं कोशिश करेगा, वेदर इज इन द अर्बन एरिया और इन द रूरल एरिया, कि कभी नहीं कोशिश करेगा कि जो लोकल कम्युनिटी वाला है वो उसको कुछ बोल सके। ठीक है, अभी तो हमें नहीं पता कि अभी जब लोकल बॉडीज़ होती थी तो हमें पता होता था कि यूनियन काउंसिल में जाएं, आप शिकायत करें, आप जाके उनसे कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करें, उनसे आप हक मांगे, अपना आप कुछ मिल जाता है।
अभी तो आप जाएं, डीसी के पास कौन सी टाइम होती है आपके काम करने के लिए? वो बेचारा ऑल द टाइम इज रनिंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव VIPs और लुकिंग आफ्टर देयर सिक्योरिटी। तो देखें, सिंपल बात यह है कि जब तक आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को आप फंक्शनल नहीं बनाएंगे, जब तक आप कम्युनिटीज़ को, स्टेक होल्डर्स को आप अथॉरिटी नहीं देंगे, आप किसी डेमोक्रेसी कोई भी फंक्शनल नहीं हो सकती। टू एन एक्सटेंट आप देखें कि बलूचिस्तान में सबसे पहले लोकल ऑफ ऑल द पीपल जहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया था, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है और लोकल गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग क्वाइट वेल। तो आप कहाँ फंक्शन नहीं कर रही हैं? मेनली आपकी सिंध और पंजाब में, जहाँ पर मेजॉरिटी पार्टीज हैं। टू एन एक्सटेंट लोकल बॉडीज इवन इन KPK वहाँ फंक्शन कर रही हैं, जहाँ पर आपको पता है KPK में ज़्यादातर लोकल बॉडीज़ में इनफैक्ट PTI का इतना नहीं है। PTI इज डिवाइडेड विद PMLN एंड PPP, उनकी काफ़ी डिवाइडेड वहाँ ANP की वोट्स है वहाँ पर लोकल बॉडीज़ में। तो देखिए, लोकल बॉडीज़ कम्युनिटी लेवल पर जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी स्टेक होल्डर्स की, सिटीजन्स की, आपकी कोई भी डेमोक्रेसी कभी भी कहीं नहीं चल सकती। और आप कुछ भी बोल लें, कितनी भी इलेक्शंस करा लें, कितनी भी आप वो करा लें। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सेंसस जो आ रही है मार्च में, इसकी रिजल्ट तो आएंगी कुछ महीने के बाद, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो डेमोग्राफी है वो 16 साल में बिल्कुल 16 साल के 18 साल में बिल्कुल बदल गई है। 1999 में पिछला सेंसस हुआ था, अब आपकी टोटल डेमोग्राफी खत्म बदल गई है। आपको जगह जगह पर आपको वो जगह जो आपके एग्जिस्ट करते वो नहीं एग्जिस्ट करते, तो आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इफ यू गो बैक द फर्स्ट थिंग इज टू एम्पावर द लोकल बॉडीज। जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे लोकल बॉडीज, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, and you cannot talk about having a constitutional chief minister or a constitutional prime minister while the local bodies cannot function. बिल्कुल ठीक। हिलाली साहब, अब कराची की तो बात कर रहे हैं, अब मैं चाह रही हूँ गवर्नर सिंह की नामजदगी के बारे में जो कुछ नाम आ रहे हैं, मोहम्मद जुबैर उसमें से एक नाम है, इसके साथ हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। गुड चॉइस, अच्छी सोच है ये। देखिए शाहजिया, मैं उस पर्सनालिटी पे नहीं जाना चाहता, मगर एक अनरिटन रूल था, या शायद रिटन भी हो, मुझे नहीं पता, कि अगर चीफ मिनिस्टर सिंधी हो तो उर्दू स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उर्दू स्पीकिंग गवर्नर होता था। ठीक है ना? ये होता रहा भुट्टो के ज़माने से, जब तक आप मार्शल लॉ, ऑफकोर्स जब वो जो मिलिट्री रूल आता था तो वो सब बदल जाता था। अब क्या ज़रूरत है, अगर आपके पास है एक सिंधी गवर्नमेंट, सिंधी प्राइम मिनिस्टर, जो रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में उनका नुमाइंदगी नहीं है, व्हाई नॉट हैव अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध? आखिर फिर लोग देखिए, अभी लोग क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान है, ये कहेंगे, और लोग कहेंगे ये, और उनकी कॉन्फिडेंस जो होता है। हिलाली साहब, जी मैं जैसे इसमें सॉरी, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हिलाली साहब, आप और मैं दोनों हम सेटलर्स हैं इनसाइड कराची। मुझे भी यहाँ पर 45 साल हो गए। कैंडिडेट्स नहीं होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज नहीं, बट द पॉइंट इज कैंडिडेट की बात नहीं है हिलाली साहब, हमारी इतनी राइट है जितनी एनीबॉडी एल्स। नहीं, but they feel more comfortable. Zubair is a very good choice. Ikram साहब, Zubair may be a very good guy, but I'm saying, आपसे भी मैं कहता हूँ, आप उनको वो तसल्ली नहीं दे सकती जो हम उनको तसल्ली दे सकते हैं। माने जो उर्दू स्पीकिंग तसल्ली दे सकते हैं, हम उनको तसल्ली नहीं दे सकते। अगर दे सकते थे तो। अगर जुबैर, देखिए हिलाली साहब, कराची के अंदर और रेस्ट ऑफ सिंध के अंदर पंजाबी की बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है। अब आप चले जाएं एरियाज में जहाँ पर, मगर इट्स नॉट मोर देन उर्दू स्पीकिंग यार, उर्दू स्पीकिंग से ज्यादा नहीं है एक। और दूसरी बात, आप देखिए, ये जो एक जियाला को आप इससे फर्क पड़ेगा, मैं कहता हूँ बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कि लोग गवर्नर खुला रखो, गवर्नर्स हाउस खुला रखो, लोग गवर्नर के पास जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। जब उनको तो क्या ऐसे लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, उनके मसाइल हल नहीं होंगे? नहीं, वो उसके पास जाते हैं जो वो समझते हैं वो कि हमारा कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं बह सकते, शायद वो they may even be better governors। मैं कह रहा हूँ महाजर कम्युनिटी का एक प्रेसिडेंट है। एग्रीमेंट क्यों हुआ था फिर? आप मुझे बताएं, ये क्यों किया था? भुट्टो से ये क्यों चल रहा था कि उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए? क्यों सिंधी होना चाहिए चीफ मिनिस्टर उर्दू स्पीकिंग? अगर सिंधी चीफ मिनिस्टर है तो क्यों हुआ था? जी सहगल साहब। नहीं, देखिए, पंजाब का अगरचे प्राइम मिनिस्टर है तो उर्दू स्पीकिंग एक प्रेसिडेंट है, उर्दू स्पीकिंग है,
ठीक है जी, ये तो बात नहीं बनी ना कोई। देखिए सिंपल बात ये है, वेरी ट्रू। नहीं देखिए देखिए एक बात, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ठीक बोलते हैं कि मे बी अनरिटन रूल होगी है कि भाई एक वो होता है, ये भी भुट्टो के ज़माने में शुरू हुआ था। तो आप एक सिंधी गवर्नर था और सिंधी चीफ मिनिस्टर था बहुत दिन तक। कौन था सिंधी चीफ मिनिस्टर? ये गवर्नर कौन था सिंधी? हाँ बहुत गवर्नर। कौन गवर्नर आपका वो कौन? भुट्टो क्या, मुमताज भुट्टो क्या था पहले? नहीं, मुमताज भुट्टो जब चीफ एग्जीक्यूटिव था चीफ मिनिस्टर था, तो चीफ मिनिस्टर नहीं था वो, चीफ मिनिस्टर बना, फिर गवर्नर दूसरा आदमी आया। देखिए कमाल अजफर से 1992 3 साल गवर्नर है। हाँ रहा है, तो चीफ मिनिस्टर था नहीं उस वक्त, वो तो सिविलियन मार्शल लॉ लगाया हुआ था भुट्टो ने। हाँ नहीं, बट आपका चीफ मिनिस्टर जो बना है जतोई बना है 1972। जब जतोई बना था तो भुट्टो, मुमताज भुट्टो वाज नॉट गवर्नर, वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस था उस वक्त। देखिए ये एक अनरिटन लॉ है, whether you like it or not। इकराम साहब यू आर राइट। अभी नाम फाइनल नहीं है, नाम सामने आ रहा है, लेकिन आपका एतराज ये है कि उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए। देखिए उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को पूछ लेना, आई मीन इफ यू शुड हैव सम फीडबैक। अगर वो कहते हैं कि हाँ, सिंध हुकूमत से मुशावरत अगर कर ली जाए, पूछ लिया जाए, हालांकि इख्तियार फेडरल का होता है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक वापस आएंगे तो बात करेंगे पीटीआई का आज का जलसा कितना कामयाब रहा साहिवाल का, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इकराम सहगल साहब, आज साहिवाल में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम कबूल करेंगे, करप्शन को कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह कोर्ट में मनी ट्रेल वज़ीर आज़म जी के बच्चों की जानिब से जवाब दाखिल करवा दिया गया, जिस तरह से एक के बाद एक कतरी ख़त आ रहा है, लगता नहीं आपको कि पनामा केस का फैसला आने वाला है? और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हक़ में ये फैसला आ जाता है, तो आपको लगता है कि जो है ना इस इशू को जिंदा रखने के लिए कोई और रास्ता अपनाएगी पीटीआई? देखिए कानून जो होती है ना, कानून की राय तो जो कानून की जो हैसियत रखते हैं एक्सपर्ट्स वही दे सकते हैं। तो मैं सेनेटर एजाज एहसन जफर और 3-4 और जो कानूनी थे एक्सपर्ट्स, मैं उनकी बातें सुन रहा था। देखिए कतरी जो लेटर है ना उसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत इसलिए नहीं है कि उस लेटर में हेर से है। वो बोलता है कि मेरे वालिद साहब को दिया, उसने खुद ये नहीं किया, उसने खुद ये नहीं किया कि पैसे रिसीव किए या पैसे उसमें किया। और दूसरी बात, वो मनी ट्रेल नहीं दिखाता, वो कैश की बात करता है। मनी ट्रेल साबित होता है उससे। तो ये थे आई थिंक द प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है, जो आई थिंक ये प्रॉब्लम है। इवन दो मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि पीटीआई ने या जेआई ने या इन लोगों ने अपनी केस इतनी फोर्सफुली नहीं प्रेजेंट की है। प्रॉब्लम आ जाती है पीएमएलएन के लॉयर्स के पास कि वो मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान से जद्दा, जद्दा से आगे लंदन और जहाँ से भी इंटरमीडिएट जहाँ से भी किए। द ओनली मनी ट्रेल अनफॉर्चुनेटली फॉर द गवर्नमेंट इज़ अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कि भाई इट्स इलीगल, दैट इज़ दी affidavit given by Ishaq Dar. Now, affidavit of Ishaq Dar may be illegal in the sense it may have been taken by coercion. बट अगर उसमें देखें तो उसमें बैंक स्टेटमेंट्स के हवाला है, बैंक अकाउंट्स का हवाला है और बहुत सी पूरी एक ट्री देती है। वो दैट कैन नॉट बी डन अवे विद, बिकॉज वो तो फिर एक मनी ट्रेल दे देती है कि मनी किस तरह गया, किस तरह नहीं गया। तो आई थिंक ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिस तरह इन्होंने किया है बाई ब्रिंगिंग द कतरी लेटर, इनने जो डाउट है ना वो रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया है दिस थिंग एक्सेट्रा। ना मैं ये नहीं कहता कि भाई कोर्ट किस तरह लीन करी, बिकॉज ये बात सच है कि कोर्ट के रिमार्क से आप कुछ नहीं फॉलो कर सकते, कोर्ट अपनी जजमेंट से डिक्लेयर करेगी। लेकिन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ विल फाइंड इटसेल्फ ऑन ट्रायल, बिकॉज द पीपल्स एक्सपेक्टेशन जो है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, इतनी चीज़ें, पैसे इतने मूव किया है, दैट है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, इतने कंपनीज बनाए गए हैं उसके अंदर पता नहीं चलता है। और तीसरी जो मेजर चीज़ है कि आपने देखा कि लास्ट वीक में जो ओरिजिनल न्यूज़पेपर SDZ जो न्यूज़पेपर है जर्मन की, 3 दफ़ा उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिसिंग थे या उनको रिपीट किया है। और मिसिंग किस तरह थे? मिसिंग इस तरह थे कि वहाँ से जब ICIG से डॉक्यूमेंट्स आए तो वो एक ऐसे दायरे को आए जो खुद मुलव्विस था इसके अंदर। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हो गया हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें उसमें से रिमूव की गई हों।
जो चीज़ें अब जो है जर्मन न्यूज़पेपर आपको डायरेक्टली भेज रहा है, तो वो लाइन था वो भी आउट ऑफ, बोलते ना, दैट हैज़ बिकम डाउटफुल। तो आई थिंक जर्मन न्यूज़पेपर उन्होंने रिसेंटली जितनी भी एविडेंस दी है वो उसमें दे आर वेरी क्लियर कि ओनरशिप किसकी था, बेनिफिशियल ओनर कौन था, और कब ये बात हुआ, कब नहीं हुआ। आई थिंक रीजनेबल डाउट हैज बीन क्रिएटेड इन द माइंड्स सही, ठीक है एवरीबॉडी। फवाद चौधरी साहब पीटीआई के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। फवाद, कतरी खत पे खत जिस तरह दिया जा रहा है, जिस तरह मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेजात पेश की गई, आपको नहीं लगता इसको चैलेंज करना पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और पनामा केस का फैसला आने वाला है? बहुत मुश्किल होता इसको साबित करना अगर कानून उतना ही अंधा होता जितना मुस्लिम लीग नून के वकीलों ने समझ लिया। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि जज जो है वो इतने अक्लमंद है, पाकिस्तान के लोगों को जिस तरह से इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है, अब उतने बेवकूफ़ नहीं रहे लोग। और एक एक चीज़ का पता है कि यार की या तिलसम होशरबा की कहानी नहीं दिख रहे कि जहाँ पर चीज़ निकलती आ रही है। तो कतरी शहजादे जैसी कहानियां जो है ये उसमें इस कहानियों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकी जिंदगियों में इस तरह से कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह से उनको ले बाय कर ले। जो इन्होंने तफसीलात फराहम की हैं उनमें तो आप देखें ना कि जो मलाई कहानी है उसमें सिर्फ खच्चरों की रसीदें ही रह गई हैं जिनके ऊपर 80 मिलियन दिरहम लाद के तो कतर दिया गया, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही उन्होंने दे दिया है। आप हम इस पर जितनी मर्जी तनकीद कर ले, लेकिन देखना तो ये ना कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजर से देखती है, उनके लिए ये लेटर्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं नजरों से देखेगी। उसकी वजह यह है कि कानून कॉमन सेंस के ऊपर बेस होता है और कॉमन सेंस से जो चीज डिनाई कर रही है कोई भी जज उसको नहीं मानता। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के कानून है वो अपना नहीं लिखती, वही लेकिन कानून एविडेंस भी तो मांगता है ना, जो वो खतों की सूरत में, खतूत की सूरत में पेश कर रहे हैं। ये एविडेंस तो नहीं है ना, एविडेंस के तो प्रिंसिपल्स हैं, एविडेंस के ऐसे थोड़ी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एविडेंस है वो सिर्फ यही, कल जब सुप्रीम कोर्ट अपना मरहला ये शुरू हो रहा है इस मुकदमे का कल, और अब सलमान अकरम राजा साहब जो आज तो ये भी मान गए हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो ऑथोराइज सिग्नेटरी है इन दस्तावेजात के ऊपर, जो पहले कह रहे थे कि नहीं उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किए हुए, उन्होंने दस्तखतों की नहीं है। तो अब इसके बाद तो बिल्कुल ये केस बिल्कुल वाजे हो गया है। और ये जो मनी ट्रेल सिंपल साबित करना था कि ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई, वो भी साबित शुदा है, क्योंकि अब कोर्ट ने ये केस खोल लिया है इसहाक डार साहब का, जो रेफरेंस है जिसमें उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, रेफरेंस भी खुल गया है और उसमें पूरी मनी ट्रेल मौजूद है कि ये पैसे वहाँ पे कैसे गए। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। हिलाली, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में आपने नोटिस किया होगा शाजिया कि ये PML वाले पैनिक कर रहे हैं। आज सनाउल्लाह और साद रफ़ीक कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में वो ना एक्सेप्ट करे डिसीजन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। एक इंसिनुएशन है, एक हिंट है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनका केस लगता है वीकन हुआ है। दूसरा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, दार साहब का जो है अगर वो टेकअप करें, अगर परस्यू करे सुप्रीम कोर्ट, परस्यू नहीं, उन्होंने कहा है कैन नॉट बी लेट टू गो। वो तो जज ने कहा है कि ये कैसे आप लोगों ने छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने कहा दार साहब ने क्यों नहीं इंसिस्ट किया कि भाई वो तो तरदीद कर चुके, वो तो डिनाई कर चुके थे ना। नहीं, वो कह रहे थे कि मैंने ये कुछ नहीं किया और हाँ इन्वेस्टिगेट करो। ये नहीं कि कोई रूल आ जाए या कोई मुकमका हो जाए और वो केस नहीं होते। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये हो नहीं सकता कि ये केस की फाइनल जजमेंट में अगर भी नवाज शरीफ साहब को स्क्वेयरली उन्होंने नहीं पकड़ा और गिल्टी कहा, अगर भी वो नहीं कहा, ये हो नहीं सकता कि कोई स्ट्रिक्चर्स और सस्पिशंस और डाउट्स कोर्ट ना एक्सप्रेस करे अपने। और मैं समझता हूँ वो काफ़ी होगा कि मॉरली, नॉट लीगली नेसेसरी, मॉरली उन पे इतना प्रेशर हो कि वो इस्तीफ़ा दे। इससे ज़्यादा और क्या प्रेशर हो सकता है मॉरली? अब जबकि केस ही अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो रहा है, जब ख़त्म हो जाता है, जब केस की, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये खामियां हैं जो हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जुडिशल कमीशन की भी बातें हो रही है ना, तो हो ना, जुडिशल कमीशन के बाद एक फाइनल असेसमेंट होगा शाजिया, एंड दैट विल बी द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। और उसमें ये चीज़ें होंगे मेरे ख्याल में कि मॉरल प्रेशर उन पे इतना होगा कि वो नहीं इससे बच सकेंगे। ये मेरा है। आपका इकराम सहगल साहब, आखिरी सवाल, अब नौबत जो है वो जुडिशल कमीशन तक जा सकती है?
जा सकती है जी, बट जो ये मॉरल की बात करते हैं ना कि मॉरल बेसिस पर रिजाइन करेंगे, आई थिंक हिलाली साहब आप कोई मॉरल फेरी लैंड में रह रहे हैं। यहाँ पर मॉरल फेरी लैंड है यहाँ पर, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनीबडी इन पाकिस्तान, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पार्टीज, इट इज़ नॉट PMLN, ठीक है जी। तो आप ज़रा सा देखिए, सिंपल बात यह है कि हिलाली साहब ठीक बोलते हैं कि ओनस और बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ गॉन ऑन टू द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट गो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और मैं समझ सकता हूँ, देखिए इस मुल्क में ऐसी होती है कि जो भी ऑपोजिशन में होता है उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है, तो वो उसको हरवे करने पड़ते हैं जस्ट टू सेव हिमसेल्फ। तो हो सकता है कि एक्सटेंचुएटिंग सर्कमस्टांसेस हो, ये मैं ज़रूर कहूँगा। एक्सटेंचुएटिंग सर्कमस्टांसेस थे उस ज़माने में, लेकिन आपको बर्डन ऑफ प्रूफ भी नहीं, आपको जो ट्रुथफुलनेस था वो करना चाहिए था। आई थिंक इफ़ यू हैड कम आउट, अगर उस वक्त अपफ्रंट करते, अब ये प्रॉब्लम ये हो गई, आप एक झूठ बोलेंगे तो उसमें फिर आपको कवर अप करने के लिए बहुत झूठ बोलेंगे। और देखिए, मैं आपको रिमाइंड करता हूँ एक बात, और बड़ा अफसोस से रिमाइंड करता हूँ, 1999 में क्या हुआ था। 1999 में, 1998 या 1999 में, 1998 में रादर, नॉट 1999, जब ये सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ था, पीपल फ्रॉम PMLN गॉट कन्विक्टेड फॉर दैट। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में भंगड़ा नचा था। तो ये जो सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, कि मॉरली जो आप लोग बात कर रहे हैं, मॉरली बात कर रहे हैं, अगर तमाम ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए तो ज्यादा मॉरली प्रेशर नहीं पड़ सकता प्राइम मिनिस्टर साहब पे? वो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। मतलब ये कि ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकती, ये कहना चाह रहे हैं आप? ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकती वो इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी से सबसे ज्यादा सफर करेगा, अकाउंटेबिलिटी से वो पीपल्स पार्टी सफर करेगा ना, वो किधर से आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो किधर से आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना जी। वो खेलता रहेगा गेम बिटवीन वन एंड द अदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, हिलाली साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।